नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, 7 दिन पहले की घटना को याद करिए जब समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताया था, नसीहत दी थी कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है। हमें युद्ध को डायलॉग, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी यानी संवाद, गणतंत्र और कूटनीति से युद्ध जैसी समस्याओं का हल करना चाहिए। दोस्तों, उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या सोचा होगा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा था वो इतना जल्दी उसकी सच्चाई इतनी जल्दी सामने आएगी, ये जो है ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और देखिए सच्चाई किस रूप में सामने आई है। अभी 2 दिन से रूस में लगातार प्रदर्शन हो रहा है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और व्लादिमीर पुतिन के उस अभियान के खिलाफ जो उन्होंने यूक्रेन में चला रखा है। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ा सा हम गहराई में जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 21 सितंबर की दोपहर की बात है, पुतिन ने अपने देश में ये घोषणा की कि हमें 3 लाख रिजर्व फोर्स की जरूरत है। रिजर्व फोर्स की जरूरत को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम पूरे पश्चिमी वेस्टर्न मशीन से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने ये जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि चूंकि हम पूरी पश्चिमी सभ्यता से लड़ रहे हैं, यानी उनका मतलब था यूरोप से लड़ रहे हैं और अमेरिका से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो पुतिन की इस घोषणा ने कि 3000 रिजर्विस्ट यानी आरक्षित सैनिकों की हमें जरूरत होगी, और ये आरक्षित सैनिक कहाँ से लिए जाएंगे, तो ये लिए जाएंगे जनता से, यानी रिजर्व फोर्स जनता के लोगों से बनाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने अपनी इस घोषणा के साथ पश्चिम देश से ये भी कहा था कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। और उन्होंने इसके बाद आम नागरिकों को जो है सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने अपील की थी। और उसके बाद जैसे ही व्लादिमीर पुतिन की ये घोषणा हुई कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 3 लाख लोगों को भर्ती करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। और दोस्तों, उस आदेश के बाद अमेरिका को मौका मिला, रूस को मौका, ब्रिटेन को मौका मिला। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत ब्रिगेट ब्रिंक ने पुतिन की घोषणा को उनकी कमजोरी माना और कहा, ट्वीट करके कहा कि ये जो रूस के लोग हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वो एक तरफ यूक्रेन में झूठा जनमत करना चाह रहे हैं, जनमत संग्रह के साथ वो जो है वहाँ की जमीन हथियाना चाहते हैं, वहाँ अपनी सेना भेज रहे हैं, ये उनकी कमजोरी को दिखाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस बलपूर्वक हथियाए गए यूक्रेनी इलाके को खाली करे, क्योंकि अमेरिका कभी इसको मान्यता नहीं देगा। और उसके तुरंत बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को जुटाने के पुतिन के फैसले से पता चलता है कि उनका आक्रमण नाकाम हो रहा है। दोस्तों, वॉलेस ने यह भी कहा कि पुतिन और उनके रक्षा मंत्री अपने हजारों नागरिकों को मौत के लिए भेज रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, अब याद करिए, हुआ यो कि जब यूक्रेन की लड़ाई हुई तो रूस ने कहा था कि हम 2 दिन में लड़ाई को खत्म कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई 2 दिन के बदले 7 महीने तक चल रही है और अभी चल ही रही है। और इसमें रूस ने तो ये दावा किया है अभी तक कि उसके 5700 सैनिक मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा कहा जा रहा है कि उसके लगभग 25,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और डेली लगभग $1 अरब उसका इस लड़ाई में खर्चा हो रहा है, जिस कारण रूस की अर्थव्यवस्था टूट रही है। रूस का चूंकि प्रतिबंध लगे हैं चारों तरफ से, तो उसकी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, सैनिक नुकसान भी हो रहा है और जनता का भी नुकसान हो रहा है, विकास रुका हुआ है। इस कारण
दोस्तों, क्योंकि उसके सैनिकों की लगातार वहां मौत हो रही है, तो उसे अतिरिक्त रिजर्व फोर्स की जरूरत पड़ रही है, जिसको लेकर के वो जनता के बीच से रिजर्व फोर्स बनाना चाह रही है। उसको जनता के लोगों को, आम नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। अब दोस्तों, आगे की बात चलते हैं। अब ऐसा हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। इसका भारी विरोध हुआ कहाँ? रूस में। और रूस की जनता ने, जैसे ही पुतिन ने ये घोषणा की कि हमें अतिरिक्त फोर्स चाहिए, रूस की जनता ने, जो 1865 साल के बीच के लोग हैं, उन्होंने रूस छोड़ना शुरू कर दिया। 21 सितंबर, एक दिन पहले की बात बता रहा हूं, और ऐसा विरोध छोड़ दिया कि देखते ही देखते 3 देश हैं जहां से रूस के लोगों को जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तुर्की है, दूसरा आर्मेनिया है और तीसरा जॉर्जिया है। और दोस्तों, देखते ही देखते इन तीनों देशों की फ्लाइट जो है 21 तारीख की बुक हो गई। सुबह से लेकर, दोपहर से लेकर शाम तक की फ्लाइट, और एक भी फ्लाइट पर टिकट नहीं बचा। उसके बाद रूस के लोग पड़ोसी देश किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की ओर भागने लगे और वहां की फ्लाइट भी सारी बुक हो गई। उसके बाद रशियन गवर्नमेंट जो है हरकत में आई और फिर रशियन एयरलाइंस को निर्देशित किया कि आप इस तरह से टिकट मत दो, फ्लाइट में किसी को जाने की अनुमति ना दो। उसके बाद रशियन एयरलाइंस को ये घोषणा करना पड़ा कि उसी को फ्लाइट की टिकट दिया जाएगा जिसको रक्षा मंत्रालय की मंजूरी होगी। यानी रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बगैर 18 से 65 साल का कोई भी आदमी रूस नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद सबके टिकट कैंसिल कर दिए गए। उस बात यहीं पर नहीं रुकी। जब रूस की सरकार ने लोगों के टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया, तब वहां रशिया में विद्रोह शुरू हो गया। रशिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उस विरोध प्रदर्शन में अभी तक 1300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये विरोध प्रदर्शन मॉस्को, जो राजधानी है रूस की, और उसके बाद जो सबसे बड़े औद्योगिक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां तक फैला हुआ है। और मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने यह भी नारा लगाया है कि नोट टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी ने यह भी कहा है, प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि राइफल पकड़कर लोगों को गोली मारूं। लेकिन अब उन्होंने, जब वहाँ की सरकार ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने वेबसाइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि एक वहाँ स्वतंत्र रूसी मानवाधिकार समूह है OVD Info, उसका कहना है कि 38 शहरों में पुतिन के खिलाफ, यानी रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उसमें 1300 लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना है। और रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने गृह मंत्रालय के हवाले से कहा है कि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिना परमिशन लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। और उधर रैली जो लोग निकाल रहे हैं, उनको यहाँ तक कहना है कि पुतिन के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ एक संस्था है, युद्ध विरोधी संस्था है, उसका नाम है वेसना यूथ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, वेसना ने, कि एक जिक्र किया है, लोगों से अपील किया है कि उन्होंने सैनिकों से, यानी रूसी सैनिकों से अपील किया है कि सेना के विशेष अभियान में भाग लेने से इनकार करने और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने का अपील उन्होंने की है। और उसके बाद ये भी कहा है कि आपको पुतिन के लिए मरने की जरूरत नहीं है। तो ये विरोध उस चरम तक पहुंच चुका है। और उस वेसना ने अपने वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि अधिकारियों के लिए आप तोप के चारे की तरह हैं, जहां बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये आपको मैंने ये सब इसलिए बताया है कि रूस में पहले पुतिन की योजना का विरोध वहाँ के अभिजात्य लोगों ने किया, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, जो कभी रूस के पुतिन के समर्थक हुआ करते थे। ओलिगार्की कहते हैं इन लोगों को, ओलिगार्की यानी रशियन अभिजात्य लोगों को ओलिगार्की कहा जाता है। और ये लोग रूस में प्रभाव रखते हैं और इन्होंने
जब पुतिन ने लड़ाई शुरू की थी यूक्रेन के खिलाफ, तो इन्होंने आश्वासन दिया था, एश्योर किया था कि 2 दिन में इस जंग को हम जीत लेंगे। और इसलिए वहाँ के प्रभावशाली लोगों ने, प्रभुत्वशाली लोगों ने रूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन युद्ध के लिए समर्थन किया था कि चलो 2 दिन में कोई बात नहीं। लेकिन लड़ाई 7 महीने से ऊपर चल गई, खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, रूस का विकास ठप हो गया, रूस के 25,000 से अधिक सैनिक मारे गए। तो उसके बाद ओलिगार्कियों ने रूस के राष्ट्रपति के कदम का, उसके फैसले का, उनके फैसले का विरोध शुरू किया। और उस विरोध के बाद अब तक क्या हुआ है, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि अब तक लगभग 8 से 10 ओलिगार्कियों की रहस्यमय हालात में मौत हो चुके हैं। ये सभी अरबपति खरबपति ओलिगार्की थे, प्रभावशाली लोग थे, जो कभी रूस के राष्ट्रपति के समर्थक हुआ करते थे, बाद में लड़ाई के कारण किसी न किसी रूप में उनके आलोचक हो गए, और इन लोगों की रहस्यमय हालत में मौत हो चुकी है। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब दोस्तों, वहाँ की जनता, पहले प्रभावशाली अरबपति लोग विरोध में गए, अब वहाँ की जनता राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये है इस युद्ध का दुष्परिणाम, और इसी दुष्परिणाम के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को चेताया था। और ये चेतावनी सिर्फ पुतिन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी चीन के लिए भी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी नीति को ताइवान की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, भारत की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, और ताइवान को हड़पना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के डिस्प्यूटेड एरिया बना करके वो पूरी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। तो ये चीन के लिए भी संकेत है कि लड़ाई उतना आसान नहीं रहेगी, चाहे वो ताइवान की लड़ाई हो, चाहे भारत के साथ लड़ाई हो। क्योंकि ताइवान में जहां अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखेगा, वहीं भारत अपने दम पर चीन से लंबे समय तक मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो इसलिए चीन को अगर अपनी इकोनॉमी को बचाना है, तो उसे लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना होगा। क्योंकि इसका जिस तरह से रूस को विरोध करना पड़ रहा है अपने नागरिकों का, संभव है कि चीन को भी इस विरोध का सामना करना पड़े। दोस्तों, यही हमारे मोदी जी का संकेत था, संदेश था चीन, रूस को, और रूस के माध्यम से चीन को। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूं। आपको विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल किया है। और फिर बहुत जल्द मैं किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।